नमस्कार दोस्तों। आज बहुत संवेदनशील मुद्दा है जो है अरावली का तोड़ना, अरावली को माइनिंग सेंटर बना देना। और इसके बारे में मैं आपसे जो डिस्कशन करूंगा वो करूंगा लीगली हम कैसे बच सकते हैं, इस प्रॉब्लम को से कैसे बाहर निकल सकते हैं। आप जानते हैं ये सरकार मैक्सिमम तौर पर हर पब्लिक चीज को, जो पब्लिक की चीजें हैं, पब्लिक की जो रिसोर्सेज हैं, उनको मार्केट कर रही है, सेल कर रही है और किसी न किसी तरह बड़े बड़े बिजनेसमैन उसको दे रही है। आप जानते हैं कि 93% जो है अरावली हिल्स है वो 100 मीटर से नीचे है और ओनली 7% जो है, जो छोटी पहाड़ियां हैं वो 7% है जो 100 मीटर उससे ऊपर आती हैं। यहां से हम शुरू करते हैं। लीगली हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इस पे जीत सकते हैं, कैसे हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को सोचने पे मजबूर कर सकते हैं कि वो अपना कैसे वापस ले। अब मैं आपको बताता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में खुद एक कुछ आर्टिकल्स हैं जो बताते हैं कि कैसे आप अपने एनवायरनमेंट को बचाएं। उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है और आर्टिकल से उस पर बेस्ड है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी उसका डिसीजन देता है, अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर वो डिसीजन देता है तो उसको खुद को रिव्यू अपना डिसीजन करना पड़ेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं वो है कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। देखिए, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 48A है और आर्टिकल 51A सब क्लॉज G है। उसके अलावा 42nd अमेंडमेंट भी है और कुछ जो MC मेहता जी के केसेस हैं जिन्होंने काफी फाइट किया था। एक ऐसे वकील थे जिन्होंने हमेशा एनवायरनमेंट के लिए और पब्लिक के लिए लड़ा और बहुत सारे ऐसे केसेस बनाए जो नाजिर बने, यानी कि उदाहरण बने। वो केसेस मैं आपको से डिस्कशन अभी नहीं करूंगा, पर उनके कुछ केसेस हैं जिसको रेफरेंस लेके जा सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप कोई चाहता है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसका डिसीजन गलत हो गया है, तो एक रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है आर्टिकल 137 के अनुसार। आर्टिकल 137 के अनुसार अगर आपने रिव्यू पिटीशन डाली तो सुप्रीम कोर्ट उन्हीं केसेस में रिव्यू करेगा अपने डिसीजन को जो उसको एरर वाले लगते हैं या उसको लगता है कि कुछ नए एविडेंसेस आ गए हैं। उसी केसेस में सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स को वापस से रिव्यू करेगा, यानी कि उसको बदलेगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए, ह्यू एंड क्राई मचा सकते हैं, पर आपकी जो लड़ाई है इस समय सरकार के साथ है। अरावली हमारे देश की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से, और इसके जो पॉल्यूशन, जो हमारे अभी एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल मिनिस्टर हैं वो भूपेंद्र जी हैं, जो हमारे अलवर के सांसद भी हैं, और उन्होंने कल ही इंटरव्यू दिया, उसमें लिखा है कि सारे रिजर्व्स इसके आसपास ही हैं। उन्होंने खुद ने बोला 10 से 12 जो हमारे वाइल्ड लाइफ हैं, रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं, वो इन्हीं अरावलीज में है। तो उन्होंने तो ये बोला कि 1% जो है अफेक्टेड होगा, माइनिंग के एरिया में आएगा, बाकी 99% अरावलीज बच जाएंगे। तो उनका कहने का मतलब ये था। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो जैसा कि सोशल मीडिया पे अवेलेबल है कि 32 पहाड़ ऑलरेडी गायब हो गए, छोटी छोटी पहाड़ियां अलवर की ऑलरेडी गायब हो गई हैं माइनिंग के अंदर। तो 32 पहाड़ तो चुपचाप गायब हो चुके हैं। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको संरक्षण में भी ला सकती है। उल्टा एक नया अध्यादेश ला सकती है जिसमें इसका संरक्षण किया जाए, जो अभी संरक्षित नहीं है। 32 पहाड़ियां गायब हो चुकी हैं, या ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अरावली को दिल्ली से लेके गुजरात तक है और हम ऑलरेडी एनवायरमेंट पॉल्यूशन झेल रहे हैं दिल्ली से लेके गुजरात तक। तो ये अगर इसको भी काट दिया या इस तरह का डिसीजन ले लिया जो, तो बर्बादी हो जाएगी और बहुत बुरा हाल होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने चाहता हूं, आर्टिकल 21 क्या कहता है। राइट टू लाइफ, द सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड दिस फंडामेंटल राइट टू इंक्लूड द राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। आर्टिकल 21 तो आपको एसेंशियल फॉर लिविंग विद डिग्निटी। सबसे पहले तो आर्टिकल 21 की व्याख्या कर लेते हैं। वो खुद कहता है कि आप डिग्निटी के साथ कैसे रह सकते हैं, और क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट राइट है। तो एक आर्टिकल 21 का तो उल्लंघन नहीं हुआ है, बिल्कुल क्लियर कट उल्लंघन हुआ है। दूसरा एक आर्टिकल है
48A डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एडेड बाय 42वां अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, संविधान में 42वां अमेंडमेंट हुआ था, मतलब बदलाव हुआ था। वो ये कहता है इट मैंडेट्स दैट स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट द इंप्रूव द एनवायरमेंटल एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें हमारी राजस्थान सरकार क्या कर रही है, हमारे चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, वो खुद इसमें लिखा कि स्टेट खुद अपना एक्शन ले, राज्य खुद अपना एक्शन ले एनवायरमेंट को बचाने के लिए। यहां तो राज्य के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हावी हो रहा है, तो राज्य ने क्या एक्शन लिया, हमारी राजस्थान सरकार ने क्या एक्शन लिया, वो तो खुद दबी पड़ी है। अगर इस तरह से रहा तो हम लोगों को सरकार के खिलाफ जाना पड़ेगा और सरकार को रिव्यू पिटीशन लगानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। फिर आप उससे आगे चलते हैं, 51A सब क्लॉज जी क्या कहता है, फंडामेंटल ड्यूटीज बताता है। फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन की थोड़ा होती है, स्टेट की भी होती है, सबकी होती है, सरकार की भी होती है। क्या कहती है, ऑल्सो एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट इट मेक्स इट ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। ये तो साहब ड्यूटी बता रही है, और यहां तो ड्यूटी बता रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी बताता है और ये लोग ड्यूटी के खिलाफ ही जा रहे हैं। सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान, उसके खिलाफ है ये ऑर्डर ही खिलाफ है। और हमारे वकीलगण जो है उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका, सरकारों ने वकीलों को गायब कर दिया। अब कोई मिनिस्टर वकील नहीं है, एक दो को छोड़ के। अपने जो हैं भूपेंद्र जी हैं और एक वो मनन मिश्रा जी को राज्यसभा से एक टिकट दे रखा है, बस ये दो कुछ ही लोग हैं जो वकील हैं, बहुत लिमिटेड लोग हैं, और अब वकील है भी नहीं। और ये ठीक रहा, जो मुझे लगता है, कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये ठीक रहा, भूपेंद्र जी पे फूटने वाला है पॉल्यूशन का जो है, तो अब वो ये उनके ऊपर फूटने वाला। हालांकि मैं इस पॉलिटिकल इसमें कोई विवेचना नहीं करूंगा, मैं कोई इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं एक लीगल विद्यार्थी होने के नाते बस यही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए कैसे लड़ सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, ये संविधान को छेड़ने की लड़ाई है, तो ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जाना पड़ेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाना पड़ेगा। तो मेरा इतना सही मुद्दा है कि आप जब तक ये सब चीजें समझेंगे नहीं, तब तक आप लड़ नहीं पाएंगे। कितना भी आप सोशल मीडिया पे बोल लो, दंगा मचा लो या कुछ भी कर लो, सीधा आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पहुंचते रिव्यू पिटीशन के लिए? और इसके लिए 30 दिन अवेलेबल है। आप रिव्यू पिटीशन का जो बेसिक टाइम है, जो आप अपनी गलतियां सुप्रीम कोर्ट को समझाएंगे कि भाई अपना जो डिसीजन है आप वापस लें, उसके लिए 30 दिन का टाइम है, लिमिटेशन है, उसके लिए कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है। तो 30 दिन के अंदर जितने भी रिनाउंड जो वकील हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के, उनको जाना चाहिए, उनको रिव्यू पिटीशन के लिए जाना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं रिव्यू पिटीशन लगानी चाहिए। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या कहता है? राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रीड विद आर्टिकल 21 implies the right to receive information about pollution and decent environment and restrict excessive noise। इसने नॉइस को भी इंक्लूड किया है, इसने आवाज को भी इंक्लूड किया है। हालांकि पॉल्यूशन और डिसेंट एनवायरमेंट के लिए तो आर्टिकल 19 में भी लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको 2 से 3 आर्टिकल तो ऑलरेडी बता चुका हूं जो एनवायरमेंट को बचाते हैं। तो वो कहां गए? वो क्या सुप्रीम कोर्ट ने देखे नहीं? वो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने देखा नहीं? जो 3 बेंच जज जो लगी थी, 3 जज बेंच जो बनाई गई थी, उन्होंने ये आर्टिकल्स देखे नहीं थे क्या? उनका इंटरप्रिटेशन, क्या हमारा इंटरप्रिटेशन गलत है क्या? आपको देखने की जरूरत है। ये मैं जन साधारण पब्लिक के लिए बता रहा हूं कि क्या तरीका हो सकता है। एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 246, वो क्या कहता है? देखिए, लेजिस्लेटिव पावर्स distributes environmental subject between union and state list, enabling focused legislation on sanitation, state and broader pollution control। sanitation के लिए भी कहता है और broader pollution control। concurrent union says International Journal of Law Management and Humanities। concurrent और union लिस्ट में जो आता है,
तो ये भी एक आर्टिकल है 246 जो ये कहता है कि सैनिटेशन के अलावा पोल्यूशन का भी ध्यान रखा जाए, साफ सफाई के अलावा पोल्यूशन का भी ध्यान रखा जाए। पोल्यूशन का ध्यान कैसे रहेगा जब तक वाइल्ड लाइफ रहेगी नहीं, अरावलीज रहेंगे ही नहीं। तो ह्यू एंड क्राई मचाते रहिए, सोशल मीडिया पे बोलते रहिए, पर सबसे पहले तो जिन्होंने पास किया उनके खिलाफ तो जाइए। और जाएगा कौन? हु विल बेल द कैट? जो कैट है, जो बिल्ली है, उसके गले में घंटी कौन बांधेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। तो सबसे पहले तो यह महत्वपूर्ण बात है, जितने भी हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो हमारे वकील वर्ग है, उसको जाना चाहिए, उनको आगे जाना चाहिए। पर समाज ने कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव फिगर बना रखा है, वकीलों को नेगेटिव फिगर बना रखा है, जबकि इस मामले में सिर्फ वकील ही काम आएंगे। और आप मान के चलिए कि सरकार में वकील नहीं है, सरकार रखती ही नहीं है वकीलों को, क्योंकि वो उल्टा बोलेंगे, वो सही बात बोलेंगे। इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो बोलेंगे ही नहीं। तो इसी के साथ मैं इस डिस्कशन को खत्म करता हूं और आपके ऊपर छोड़ता हूं कि क्या क्या तरीके थे, मैंने आपको बता दिया। अभी पास हुआ है, आपका 1 हफ्ते गुजर गया और आपके पास 25 दिन और बचे हैं रिव्यू पिटीशन डालने के लिए। आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड मयंक नरूका हमेशा नए मुद्दों के साथ, नए अर्थों के साथ, नए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वे है लड़ने का, जो हमारा लीगल वे है, उसके साथ आता रहूंगा और आपके पास नई नई जानकारियां लाता रहूंगा। इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फालतू की बातें हम लोग करते नहीं, जो लीगल बातें हैं उसी पे डटे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।